नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं आज रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनके बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे लौटते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो। भौतिक गुणों में जब परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो भौतिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे अवस्था, आयतन, ठीक है, द्रव्यमान, आकार, रंग वगैरह, है ना, और भी काफी होते हैं। तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पदार्थ का अणु सूत्र कभी नहीं बदलता, अर्थात उसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो भौतिक परिवर्तन में जैसे बात करें, बर्फ होता है। बर्फ को यदि हम गर्म करें, बर्फ को हल्का सा टेम्परेचर दें तो वो बदल जाता है जल में। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बर्फ के अंदर जो जल है उसका सूत्र होता है H2O और जल का सूत्र भी है H2O, यानी रासायनिक गुण जो है वो नहीं बदलते। अब यदि इसको भाप भी बना दिया जाए, गर्म करके इसकी वाष्प बना दी जाए, तो वाष्प बदलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अंदर भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो इसमें क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो, अर्थात अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र में परिवर्तन। और जब अणुसूत्र में परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ का बनना, या फिर ऐसे कहें जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो, अर्थात अणुसूत्र में परिवर्तन होता हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन का जलना। तो कार्बन के जलने को हम लिखते हैं C+O2, तो ये बन जाएगा CO2। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक गुण बदल गए हैं। यहाँ कार्बन था, ऑक्सीजन थी, नया पदार्थ बन गया CO2, तो एक नया पदार्थ है। तो यहाँ पर ऐसा परिवर्तन जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहे से चुंबक बनना। ये भी कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? नौसादर जो है वो वाष्प बन जाता है, तो वाष्प को हम ठंडा करके वापस नौसादर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में देखा जाए तो कार्बन का जलना, नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। और भी लिख सकते हैं हम, लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा दूध से दही बनना, ये भी कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन में एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी, हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा नया पदार्थ बनता है। फिर बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की। जैसे मैं आपको कहूँ कि भौतिक परिवर्तन से एक अवस्था से दूसरी अवस्था बनती है, तो दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यानी ये परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। इस परिवर्तन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, तो CO2 से हम वापस कार्बन ऑक्सीजन नहीं बना सकते।
तो ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर बात करें अस्थायी है तो ये उत्क्रमणीय भी है। अस्थायी है तो उत्क्रमणीय है और स्थायी है तो अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है, अनुत्क्रमणीय को हम क्या कहेंगे कि यदि एक पदार्थ से हमने दूसरा नया पदार्थ बनाया है तो नए पदार्थ से हम पहले वाले पदार्थ वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय में क्या होगा, पहले पदार्थ से दूसरा बनेगा तो दूसरे से वापस पहला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष अंतर जो है ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का होता है। फिर बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक लेते हैं हम रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, उस पदार्थ के जो प्रतीक हैं उनको काम में लेते हैं और पदार्थ के यौगिक के तो प्रतीक काम में लेते हैं, तो इसी प्रतीक के रूप में लिखना ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया को या ऐसे कह देंगे, अभिक्रिया में यौगिक को प्रतीकों में लिखना, प्रतीकों में लिखना। यदि हम प्रतीक में लिख देते हैं तो उसे कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण के रूप में ये अभिक्रिया देख लीजिए, C+O2 CO2। तो हमने यहाँ क्या किया, कार्बन के जलने की अभिक्रिया को किस में दर्शाया, प्रतीक के रूप में दर्शाया। तो ये हो गई एक रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं, जब रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो इनको संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे Mg+O2। तो यहां बन रहा है MgO। ठीक है, MgO बनेगा, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इसको 2 से गुणा करने के कारण Mg2 हो गए, तो इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो संतुलित करने का जो तरीका है, तो इस विधि को कहते हैं अनुमान विधि। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, इस विधि को कहते हैं अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि कहते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन जो है वो अनुमान विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के कुछ गुण भी होते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कह दीजिए या संयुग्मन अभिक्रिया कह दीजिए, एक ही बात होती है। नाम से पता चल रहा है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो लिखेंगे हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक भी कह सकते हैं, क्रियाकारक भी कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण की बात करें तो इसके बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक लाइफ में देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं C+O2। तो देखिए 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, ये संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और देखते हैं हम, तो Mg+O2, तो MgO और बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। और बात करें जैसे उदाहरण की, तो CH2 इसको एथीन कहते हैं, एथीन। ठीक है, CH2 CH2
एथीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और यहाँ बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथेन। इसे हम कहेंगे एथेन। ठीक है, तो एथीन से एथेन दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दिया। तो ये भी कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। फिर हम बात करते हैं, अगली अभिक्रिया लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी अभिकारक होंगे तो उस अभिकारक का एक परमाणु का समूह दूसरे परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है। तो लिखेंगे अभिकारकों में परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु या इसका समूह को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बात करें, हम एक उदाहरण ले रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया का, जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक से करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराने से यहां बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो जिंक है वो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली। तो ये अभिक्रिया जो है वो कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक प्रयोग भी है। प्रयोग कुछ इस प्रकार का है कि एक बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया CuSO4 और कॉपर सल्फेट जो है वो नीला विलीन होता है। कॉपर सल्फेट जो है वो नीला विलीन होता है। फिर बात करते हैं, इसमें हमने कुछ जिंक के दाने डाल दिए, जिंक। ठीक है, जिंक के दाने डालने से क्या हुआ कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर जो नीला विलयन था वो नीला विलयन जो है वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और नीला रंग जो है वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, और इसके पेंदे में यहाँ क्या जम जाता है, Cu अवक्षेपित हो जाता है। तो ये एक प्रयोग हो गया अपने पास में विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या ध्यान रखना आपको, एक अभिकारक के परमाणु होते हैं, वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह को क्या कर देते हैं, वहां से विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो है वो कहलाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और भी उदाहरण ले सकते हैं इसके। अब देखिए, इसमें एक और उदाहरण की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CuSO4 है, CuSO4 की अभिक्रिया Fe से करवाते हैं। Zn से कराइए, वैसे Fe से करा दीजिए। Fe से कराने पर बनता है FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर देता है, लेकिन इस अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ऐसे लिख दूं मैं इस अभिक्रिया को, FeSO4 प्लस Cu। तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर CuSO4 प्लस Fe बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ये पदार्थ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, यहाँ का कारण देखिए। फेरम ने कॉपर को विस्थापित किया। ठीक है, फेरम ने कॉपर को विस्थापित किया, इससे पीछे कारण है। कारण क्या है, फेरम जो होता है वो अधिक सक्रिय धातु है, किससे, कॉपर से। तो जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो ही कम सक्रिय धातु को हटा सकता है, लेकिन कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को नहीं हटा सकता। तो ये अभिक्रिया जो है ये संभव है, लेकिन नीचे वाली अभिक्रिया संभव नहीं है। अब इसकी एक सक्रियता सारणी होती है, सक्रियता सारणी। क्या है सक्रियता सारणी, देखिए सक्रियता सारणी कुछ इस प्रकार की कहती है कि जो पोटेशियम है वो ज्यादा होता है क्रियाशील सोडियम से, सोडियम जो है वो ज्यादा क्रियाशील है कैल्शियम से, कैल्शियम जो है वो ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के बाद में आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आ जाएगा जिंक,
और जिंक के बाद में आ जाता है Fe, Fe के बाद में आ जाता है Pb, Pb के बाद में H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, Pb के बाद में कॉपर लिखिएगा पहले कॉपर, कॉपर के बाद में H, H के बाद में Hg, Hg से Ag और Ag से Au। इसको कहते हैं सक्रियता सारणी। यानी यहाँ पर पदार्थों की सक्रियता के बारे में बताया गया। जो इस साइड है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो ज़्यादा क्रियाशील है और इधर जो है वो कम क्रियाशील है। सोडियम जो है कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को कर सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिंक एल्यूमिनियम को कर दे, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसको कहते हैं सक्रियता सारणी। फिर लौटते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक जो है, अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह जो है वो परस्पर विस्थापित हो जाते हैं। तो लिखेंगे अभिकारकों के परमाणु परस्पर विस्थापित हो जाते हैं। परस्पर विस्थापित हो जाते हैं। अब ये परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, कैसे होता है इनकी अभिक्रिया, किस प्रकार की इनकी अभिक्रिया। तो देखिए उदाहरण जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया यदि मैं NaOH से करा दूं, NaOH, तो NaOH से कराने पर बनता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में सल्फेट और हाइड्रोक्सिल समूह ये आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सल्फेट की जगह पे आ जाता है और जो सल्फेट आयन है वो हाइड्रोक्सिल के स्थान पर चला जाता है। तो परस्पर क्या हो गई, विस्थापित हो गए। देखिए कॉपर के पास में OH आ गया, सोडियम के पास में सल्फेट चला गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो एक और उदाहरण है, जैसे बात करें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो बनता है AgCl प्लस KNO3। इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं जो NO3 और Cl है ये आपस में क्या होता है, विस्थापित हो जाते हैं। इसकी जगह पे ये आ जाता है और इसकी जगह पे ये आ जाता है। तो ये भी कैसा उदाहरण हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में परमाणु या परमाणु के समूह जो है वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। आगे की अभिक्रिया की बात करें तो आगे आती है अपघटन अभिक्रिया। अब क्या होती है अपघटन अभिक्रिया, बात करते हैं अपघटन के बारे में। चलिए, अपघटन अभिक्रिया 4 नंबर पे बात करेंगे। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी यौगिक जो होता है वो यौगिक ताप, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस आधार पर इस अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं कौन कौन से भाग हैं इनके। चलिए, इस अभिक्रिया के 3 भाग की बात करें तो पहला बात आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसमें क्या होगा, विद्युत द्वारा पदार्थ जो है वो अपघटित हो जाएगा। और इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरण होंगे जैसे जल, जल के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है।
तो कोई यौगिक जो है विद्युत धारा के कारण दो पदार्थों में टूट जाता है तो उसे कहा जाता है विद्युत अपघटन। एक और उदाहरण की बात करें, जैसे नमक का जलीय विलयन है। नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम प्लस Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। चलिए, तो NaCl के जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। आगे बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, कोई पदार्थ ऊष्मा द्वारा, ताप द्वारा टूट जाता है। कैसे, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो ये ताप, ये चिन्ह जो है ताप का है, तो ये ताप के कारण टूटा है, ऊष्मा के कारण टूटा है, इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, उसमें अपघटन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, बैलेंस की तरफ से देखें तो इनको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन जो है 1 है, इधर ऑक्सीजन जो है वो 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है और कैल्शियम 1 है, बैलेंस अभिक्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। उसमें अपघटन का एक और उदाहरण लेते हैं, KClO3, पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड। पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड को गर्म करने पर ये KCl प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इनको। तो पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड ये भी ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण हो गया। 3rd नंबर पे बात करें हम, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जो सूर्य के प्रकाश से पदार्थ अपघटित हो जाता है। तो जैसे बात करें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये टूट जाता है H2 प्लस Br2 में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लिख देते हैं। किसके कारण टूटा, ये सूर्य के प्रकाश के कारण टूटा है। इसके अलावा एक और उदाहरण इसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो वो भी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी उसको कह सकते हैं हम। तो अपघटनीय अभिक्रिया को हमने 3 भागों में बांट दिया, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन। आज के लिए इतना ही, लौटने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।